सो दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं एक महा मैराथन क्लास, वो भी आप लोगों को मिलने वाला है फ्री में। तो जल्दी से डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे और मेरे दोस्तों हमारा महा मैराथन क्लास में आप लोग जुड़ने की कोशिश करें। महा मैराथन क्लास होने वाले हैं मेरे दोस्तों 17 फरवरी को। आने ना भूले, शाम के ठीक मेरे दोस्तों 5 बजे। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों हमारे साथ मैराथन क्लास में जुड़ सकते हैं। तो फाइनली आज हमारा जो क्लास होने वाली है वो हमारा क्लास होगा 18 तारीख और 20 तारीख के आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए मेरे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं आप लोगों का 5-5 मार्क्स का होगा कि अगर हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। आइए सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पे लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन है सर, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो हमारा उपभोक्ता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंजप्शन, इसके जो हमारा अध्ययन है वो कहाँ किया जाता है। तो बताएं सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी ऑप्शन नंबर हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते अगला क्वेश्चन है सर, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। अच्छा मेरे दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आपको अगर 10 किलो आटा की आवश्यकता है और अगर आपको मिल जाएगी तो उसको क्या कहेंगे। तो बताएंगे सर उपभोक्ता, उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं मेरे भाई, याद रखना है। द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी टू एक्सेप्ट ह्यूमन वांट्स, तो मेरे दोस्तों बताएंगे क्या, हमारा उपयोगिता। और सारा क्वेश्चन जो देख रहे हैं मेरे भाई ये प्रीवियस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम सभी को पता है कि इंग्लिश का पेपर देखने के बाद ये तो पूरी तरह से अंदाजा लग चुकी है मेरे भाई कि PYQ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पे आते सर, मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। जो हमारा मांग का फलन है उसको कौन से समीकरण द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। तो बताएंगे सर, याद रखना है dx = f और मेरे दोस्तों px, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा नजर आ रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो हो जाएगी। अगला है सर कि औसत लागत का वक्र होता है। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, तो बताएंगे सर हमारा यू आकार जैसा होता है। क्या मेरे भाई, यू आकार जैसा होता है। मैं टोटल आप लोगों के सामने 60 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मेरे दोस्तों, जो आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूं। तो बेहतर तरीके से पूरा 60 क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं सारे 60 क्वेश्चन को देख लेना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समरूप उत्पादन विशेषता है। आपसे पूछा गया समरूप उत्पादन की क्या विशेषता है मेरे भाई। ये पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता। समरूप का मतलब होता है समान, यानी अगर मेरे दुकान में कलम बिक रहा है तो मेरे बगल के दुकान में भी कलम बिकेगा, उनके बगल के दुकान में भी कलम बिकेगी। और ये मैंने आप लोगों को बताया था किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। बोलिए ना मुस्कुरा के, बताए थे ना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते सर, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। भूमि है, पूंजी भी है, श्रम भी है, लेकिन मेरे दोस्त इनमें से क्या होगी, डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। और ये क्वेश्चन ना मेरे भाई आप लोगों का सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का मेरे शेरों पूछे जाते हैं, तो करना ना भूले इसे, ठीक है। तो बताएंगे सर परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है ये केवल हमारा अल्पकाल में ही होता है, किसमें, शॉर्ट टर्म में, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, आवश्यक वस्तुओं की मांग लोच होती है। जो हमारा आवश्यक है, कोई भी दुनिया में कोई भी चीजें होती है जो हमारा आवश्यक होती है। जैसे एग्जांपल में बोल सकता हूं, मेरे लिए भोजन क्या है भाई, आवश्यक है। तो आवश्यक वस्तुओं का मांग लोच क्या होती है, शून्य होता है। इसको याद रखना है, क्या होती है मेरे भाई, शून्य होता है। अगला है सर कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट किसने कहा, ये 18 तारीख और 20 तारीख के पेपर में छप चुकी है, जाकर जेक पेपर में देख सकते हैं भाई। याद रखना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो बताएंगे सर हमारा एडम स्मिथ। किसने दिया था मेरे दोस्त, एडम स्मिथ ने दिया था। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करता अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपसे होता है भाई इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या होते हैं मेरे भाई, तो मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को पढ़ाया था, क्या, एवरेज रेवेन्यू।
इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था या नहीं है मेरे भाई? तो बताएंगे सर बिल्कुल आपने बताया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? आंसर बाद में करते हैं, थोड़ा सा इस ग्राफ को समझते हैं। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले आपके सामने एक ग्राफ होगी। अगर इस ग्राफ को समझ गए ना मेरे भाई तो 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन को ना आप नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी रहेगी भाई, याद रखना। ये मेरे क्या रहेगा मेरे दोस्त? ये हमारा आपका गारंटी रहेगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको डायग्राम बनाना है मेरे भाई। क्या करना है? डायग्राम बनाना है। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब ग्राफ में हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होती है, यस या नो? इसको हम लोग 0 पॉइंट इंडिकेट करते हैं, 0। तो आपसे पूछा गया जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? इससे 3 क्वेश्चन होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा कुल उपयोगिता बढ़ती है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा कुल उपयोगिता बढ़ती है उस समय हमारा सीमांत उपयोगिता घटती है। क्या होती है मेरे भाई? घटती है। जब हमारा कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, क्या मेरे भाई? जब हमारा कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो हमारा जो हमारा सीमांत उपयोगिता जो होती है मेरे भाई वो हमारा 0 होता है। क्या मेरे भाई? 0 होता है। और जब हमारा कुल उपयोगिता धीरे धीरे घटती है, जब हमारा कुल उपयोगिता धीरे धीरे घटती है तो हमारा जो सीमांत उपयोगिता है मेरे शेरों वो पूरी तरह से ऋणात्मक हो जाती है। 3 क्वेश्चन समझाया हूं 3 कलर में मेरे दोस्तों, इसे भूले ना, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को ना बहुत रोटेट करती है। मैं फिर से समझा दे रहा हूं मेरे दोस्त, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मेरे दोस्त, मैं फिर से समझा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जैसे जैसे हमारा कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। याद रखना, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, टोटल यूटिलिटी जब बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती है, पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट, जैसे हमारा कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, जब हमारा कुल उपयोगिता अधिकतम पोजीशन पर होता है तो हमारा सीमांत उपयोगिता 0 होता है, दूसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में कहा गया मेरे भाई, जब हमारा कुल उपयोगिता घटती है, जब हमारा कुल उपयोगिता घटती है तो हमारा जो सीमांत उपयोगिता को जो मान होता है वह ऋणात्मक होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? नेगेटिव। क्या होता है मेरे भाई? नेगेटिव होती है। अब यहां से तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो क्या होता है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर 0 होता है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त की समझ में आ गया। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। एक फॉर्मूला है मेरे दोस्त, और ये फॉर्मूला से 2023 में एक 5 मार्क्स का नंबरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। तो बताएंगे सर AC एवरेज कॉस्ट इक्वल टू AFC अब प्लस होता है ABC, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। जो हमारा उत्पादन संभावना का जो ढाल है, इस तरह से ग्राफ में जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होती है ना मेरे भाई, वो कहां पे गिरती है? तो बताएंगे बाएं से दाएं की ओर। क्या मेरे भाई? बाएं से दाएं की ओर, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है? आर्थिक समस्या जो है मूलतः किस तत्व की समस्या, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर ये हमारा चुनाव की समस्या। क्या? चुनाव की समस्या है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, मांग की लोच है। अब क्वेश्चन नंबर आपसे 15 में पूछा गया, जो हमारा मांग की लोच है वो आखिर क्या है? मेरे भाई आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था, और 15 में पूछा गया मेरे भाई कि मांग की लोच के बारे में आपसे पूछा गया है। तो मांग की लोच का ऋणात्मक जो हमारा होता है वो मात्रात्मक होती है, ऑप्शन नंबर हमारा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, इसको ध्यान देना नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़िए सर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का मापन। हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि इकोनॉमिक्स में 2 बुक होती है, एक बुक में 6 चैप्टर, एक बुक में 6 चैप्टर। तो एक बुक से आपका 15 क्वेश्चन आएगी, एक बुक से आपका 15 क्वेश्चन आएगा, एक बुक से आपका 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगी, एक बुक से आपका 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगी। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। इसी तरह से पूछा जाता है भाई, भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप बढ़ते हैं 31 की ओर। तो राष्ट्रीय आय की मापन विधि क्या है मेरे भाई? तो आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि, यही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय की मापने की इकाई के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख करें, उस समय यह क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का नहीं 5 मार्क्स का बन जाता है। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? आपसे पूछा गया जो हमारा प्राथमिक है, हाँ प्राइमरी सेक्टर है, इसमें कौन शामिल होती है आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो 1 होती है
हमारा भूमि होता है और हमारा दोस्तों खनन होता है। प्राथमिक मतलब होता है, एक आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन तो फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई, जो हर साल बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? आपसे फिर से क्वेश्चन आता है 33 में कि जो मुद्रा का कार्य नहीं है उसके बारे में बताइए कि मुद्रा का कार्य इनमें से कौन नहीं है। तो मुद्रा का कार्य कीमत स्थिर, कीमत स्थिरता का कार्य जो है नहीं है, बाकी सबका है। अगला क्वेश्चन है सर, जनता का बैंक कौन सा है? हम सभी से पूछा गया 34 में कि जो जनता का बैंक है, यानी आपका भी और मेरा भी बैंक है, किसका? तो व्यापारिक बैंक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? याद रखना, कमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? आपसे यहाँ पे पूछा गया जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना आखिर कब होता है? तो हम सभी को पता है मेरे शेर सुनियो कि सर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर एमपीसी प्लस एमपीएस। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छप चुकी है, जाके जैकबोर्ड देख सकते हैं। तो बताएंगे सर एमपीएस और हमारा एमपीसी का वैल्यू हमारा 1 होता है। कभी कभी ना इसका ऑप्शन जो है ना मेरे भाई चेंज कर देता है। कैसे क्या करते हैं तो ध्यान से देखिए, एमपीएस इक्वल टू 1 है भाई, है ना। इसको क्या कर देते हैं, एमपीसी ये माइनस कर देते हैं 1 इक्वल टू माइनस कर देता है मेरे दोस्तों एमपीएस। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घबरा जाते हैं भाई। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस फॉर्मूला से आप 3 समीकरण निकाल सकते हैं। कितना? 3 समीकरण टोटल आप निकाल सकते हैं। इस चीज को याद रखना है। तो 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सरकार के कर का मतलब टैक्स। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? सरकार के टैक्स के रूप में किसे हम लोग शामिल करते हैं, आपसे पूछा गया। तो इनकम टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी और हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि भुगतान शेष का घटक है। आपसे क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया जो हमारा भुगतान शेष है इसका आखिर कौन सा घटक है? तो जो मेरे दोस्तों भुगतान शेष है इसका जो घटक होती है ना वो होता है हमारा चालू खाता और हमारा पूंजी खाता। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है। जो हमारा भुगतान संतुलन होती है ना, है ना, वही पूछा गया द रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है। तो बताएंगे सर, याद रखना है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि गुणांक को हम लोग इंडिकेट करते हैं मेरे दोस्तों के से, है ना। के का फॉर्मूला आपसे पूछा गया और ये फॉर्मूला अपने तिजोरी में बंद करके रखिएगा, क्योंकि मेरे भाई यही फॉर्मूला आपको 3 मार्क्स दिलाएगा आपका न्यूमेरिकल में। कितना मार्क्स? 3 मार्क्स दिलाएगी। याद रखना है मेरे दोस्त, इसलिए इस फॉर्मूला को भूलना नहीं है। जो मैं बता रहा हूं इस फॉर्मूला को अपने तिजोरी में बंद कर लीजिएगा। हमारा गुणांक इक्वल टू होता है मेरे दोस्तों डेल्टा वाई, याद रखना। और डेल्टा हमारा क्या होता है मेरे भाई, आई। याद रखना ये फॉर्मूला को आप लोग अपने तिजोरी में बंद कर लीजिए मेरे शेर सुनियो, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं एक न्यूमेरिकल का सेपरेट क्वेश्चन। वो भी मेरे दोस्तों मैं कहां बताने वाला हूं, तो मैराथन क्लास में। जितना ज्यादा स्टूडेंट्स चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें मैराथन क्लास में जुड़ना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को मैराथन क्लास फ्री में कराई जाएगी, लेकिन YouTube पे नहीं होगा, वो होगा हमारे एप्लीकेशन पे। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देकर रखा है, जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन करके मेरे दोस्तों फ्री में मैराथन क्लास कर सकते हैं 17 तारीख को, भूले ना भाई, ठीक है। आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करते हैं? जो हमारा परिवार है ना भाई, क्वेश्चन नंबर आपसे 41 पूछा गया है, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करती है? श्रम भी देती है, भूमि भी देता है, पूंजी भी देते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? आपसे पूछा गया है किस चीज को हम लोग स्टॉक करके रख सकते हैं? क्या हम लोग चावल को स्टॉक करके रख सकते हैं? नहीं भाई, वो 2 साल बाद खराब हो जाएगी। आपसे पूछा गया स्टॉक में किसे शामिल करके रखा जाता है? तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी, वेल्थ, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई संपत्ति। संपत्ति को आप अपने पीढ़ी तो नहीं 10 पीढ़ी तक मेरे दोस्तों क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इस चीज को याद रखना है। पूछा गया सर 3 क्षेत्रीय मॉडल निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो बताएंगे सर फॉर्म है, परिवार है, सरकार है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मिलिट्री पॉलिसी। आपसे पूछा गया सर मौद्रिक नीति का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बताएंगे सर विदेशी विनिमय का दर स्थिर करना, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करना, मूल्य स्थिरता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगला वीडियो में 5 मार्क्स वाला मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जो बिल्कुल आपके पेपर के अकॉर्डिंग होगा, 5 मार्क्स वाला। तो तैयार रहिएगा मेरे सुनियो 5 मार्क्स वाला के लिए। और मैराथन क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। तो बताएंगे सर भारतीय का वित्त वर्ष क्या है? ये क्वेश्चन 2023-24 में पूछा गया मेरे भाई, और इस साल भी 20 तारीख और 18 तारीख को छप रहा है। इसको याद रखना है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल को हमारा बजट पास होती है, और ये मेरे दोस्त 31 मार्च तक चलती है। कितना मेरे प्यारे? 31 मार्च तक चलती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर। क्या इज द राइट आंसर? मेरे दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, तो जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और इसी तरह से आप लोगों को भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बस जाकर मेरे दोस्तों क्या कर लेना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है? फ्री में आपको जाके ज्वाइन कर लेना है। क्वेश्चन पाइए सर, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? द अल्टरनेटिव, आपसे पूछा गया है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत। अच्छा, अवसर मतलब पता है मेरे भाई? एक अवसर होती है ना, देखो तुम्हारे पास अगर कॉफी है तो तुम चाय भी पी सकते हो। अगर चाय और कॉफी दोनों है, तुम्हारे पास अवसर है कि तुम दोनों पी सकते हो। क्या पी सकते हो मेरे भाई? चाय और कॉफी दोनों में से किसी एक को पी सकते हो। आपके पास अवसर है। यस या नो? आपके पास गाड़ी है और बाइक है, सॉरी बाइक है और मान के चलिए साइकिल है। आपको साइकिल चलाने का मन ना करे तो बाइक चलाएं। आपके पास पेंसिल है, लिखने का मन ना करे कलम से लिखिए। ये आपके पास क्या है? अवसर है। क्या अवसर है? आपके पास अवसर है ना। तो अवसर लागत का वैकल्पिक जो नाम है ट्रांसफर कॉस्ट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर। हमारा याद रखना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो मांग को जो प्रभावित करते हैं, इसका कारक कौन है मेरे भाई? याद रखना है। तो उपभोक्ता की आय में मांग को प्रभावित करने वाला। अच्छा मेरे भाई, अगर मेरा अभी 1000 रुपया सैलरी है भाई, एक दिन का, मान के चलिए 1000 रुपया प्रतिदिन मैं कमाता हूं, तो मैं घर में 5 किलो आलू खरीदता हूं। अगर मेरा सैलरी अगर घट जाएगी मेरे भाई, 500 रुपया हो जाएगा, कि मैं 5 किलो आलू खरीद पाऊंगा? नहीं भाई। याद रखना, तब क्या मैं करूंगा? मेरा मालकिन से कहूंगा कि 2 किलो ही खाओ। यस या नो? तो ये हमारा याद रखना है। क्वेश्चन को समझिए पहले। निम्नलिखित में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? हमारा जो मांग है, डिमांड है, उसके इफेक्ट पहुंचाने वाला कारक कौन है? हमारा इनकम। हमारा इनकम ज्यादा होगा, बेटा से कहूंगा बेटा जा तुम 5 किलो की जगह में 10 किलो आलू खरीद लेना और पूरा आलू काटा खाना। यस या नो? जब हमारा सैलरी हो जाएगा 200 रुपया, तो हम कहूंगा कि बेटा जाओ मार्केट, नहीं, उस समय बेटा कहूंगा बेटा पहले 5 किलो खरीद रहा था ना, अब 2 किलो खरीदना। यस या नो? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो उपभोक्ता की आय, ऑप्शन नंबर हमारा सी का सही हो जाएगी। उपयोगिता की माप है भाई, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी वो यूटिलिटी को आखिर हम लोग किसमें मापते हैं? तो बताएंगे सर यूटिलस में। ऑप्शन नंबर हमारा डी का राइट आंसर हो जाएगी। बजट की ढाल कैसे होती है? हमेशा ऋणात्मक। आंख बंद कर लेना है। बजट के बारे में जैसे क्वेश्चन आए आंख बंद करके तो ए लगा देना, मतलब नेगेटिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से होती है? कोई ऐसा वस्तु का नाम बताए मेरे भाई, जब उसकी कीमत बढ़ जाती है ना, फिर भी उसे हम खरीदना होता है भाई। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है ना, फिर भी हम उस वस्तु को खरीदते हैं, और ऐसा वस्तु को हम लोग विलासिता वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गर्मी के दिनों में पंखा खरीदना, गर्मी के दिनों में फैन खरीदना, गर्मी के दिनों में कूलर खरीदना, ठंडी के मौसम में जैकेट खरीदना। ये क्या है? दाम बढ़ेगी फिर भी आपको खरीदना होगा। यस या नो? तो ऐसे वस्तु को हम लोग विलासिता वस्तु कहते हैं, जिनकी दाम बढ़ने से भी उसे हमें खरीदना पड़ता है। जैसे दाम बढ़ेगी उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगी दाम भी बढ़ जाएगा, उसे हम लोग विलासिता वस्तु कहते हैं, लग्जरी गुड्स कहते हैं भाई। चलिए अगला है सर, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं भाई? एक अतिरिक्त, यही क्वेश्चन तो कल मैंने समझाया था, और ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों एक्चुअली 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन दिया है हमारा सीमांत लागत का, इसका डेफिनेशन दिया है मेरे दोस्तों सीमांत लागत का, और ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि सीमांत लागत किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम है भाई। आपसे पूछा गया दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम क्या है? तो बताएंगे सर पैमाने का प्रतिफल। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? हमारा सीधा राइट आंसर। अगला है सर, एक उत्पादक 10 खिलौना बाजार में 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचता है। 10 को खिलौना है,
एक खिलौना का दाम 5 रुपया है तो 10 को खिलौना का दाम कितना हो जाएगा 50 रुपया। आपसे पूछा गया कि टोटल संप्राप्ति कितना है तो 50 रुपया। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा तो बताएंगे सर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक क्वेश्चन सुन लीजिए 5 मार्क्स का आएगा आपके पेपर में कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता है। यह क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुकी है, जाके चेकबोर्ड देख सकते हैं। 5 मार्क्स का याद रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या बहुत ही अधिक होता है, बहुत अधिक विक्रेता भी होती है, बहुत अधिक खरीदने वाले भी होते हैं, क्रेता भी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, एक अधिकार द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है। एक अधिकार द्वारा उत्पादित वस्तु की जो मांग होती है वो क्या होता है तो लोचदार होती है। क्या मेरे भाई, लोचदार होती है। एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप इकाई क्या है, यूटिलस। क्या है मेरे भाई, यूटिलस, इसको याद रखना है। अगला है सर कि निम्न में से किस वक्र का आकार यू आकार का जैसा होता है तो बताएंगे सर हमारा औसत लागत, ठीक है। क्या आ जाएगी, औसत लागत। क्या होगा मेरे भाई, औसत लागत हमारा सही हो जाएगी। और यह क्वेश्चन तो 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाँ याद रखना है। कॉब डोगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू ए अल्फा के बीटा में कौन का पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, याद रखना अल्फा प्लस क्या होगा मेरे भाई, बीटा हमारा सही हो जाएगी। अगला है सर, यदि किसी वस्तु, दुनिया में कोई भी वस्तु ले लेते, किसी वस्तु की मांग वक्र अगर Q इक्वल टू 10-5p है, यही तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो वो तो वस्तु की कीमत अगर 2 है, प्राइस इक्वल टू कितना है मेरे भाई, P इक्वल टू 2 दिया है, तो प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी यानी क्वांटिटी क्या होगा, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है 10-5 इंटू P का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 10 - 5 दूने 10, 10 को 10 से घटाएंगे तो कितना होगा 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा 0। और यही है आपका हीरो, यही है हमारा भाई क्या आपका हीरो, याद रखना, भूलना नहीं है सर। अगला क्वेश्चन पर आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एक अधिकार में वस्तु की कीमत P और औसत लागत MC में क्या संबंध होती है। यानी आपसे पूछा गया कि P और हमारा जो, याद रखना P और हमारा जो होती है MC, जिसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, इसमें क्या संबंध है तो बताएंगे सर हमारा P कैपिटल ग्रेटर देन MC, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विश्व की महामंदी किस वर्ष हुई थी। विश्व में एक बार एक प्रकार का महामंदी हुआ था, आखिर कब हुई थी तो बताएंगे सर 1929 में, ठीक है। अगला ऐसा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की मापने की सम्मिलित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में जब हम लोग मापते हैं ना तो एक हमारा तत्व है जिसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं, वह क्या है, याद रखना मेरे दोस्तों, हस्तांतरण भुगतान, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है तो सबसे तरल संपत्ति हम लोग मुद्रा को मानते हैं। क्या मेरे भाई, सबसे तरल संपत्ति हम लोग किसको मानते हैं मेरे शेर सरनियों, तो आप कहेंगे सर मुद्रा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन पाइए सर, व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है, आपसे पूछा गया जो 34 है, व्यापारिक बैंक जो है इसका कार्य नहीं है, तो देखिए जमा स्वीकार करना ये है, एजेंट का कार्य करना ये भी है, शाख निर्माण करना यह भी है, लेकिन मुद्रा का निर्गमन करना नहीं है भाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमपीसी और एमपीएस के वैल्यू अभी मैंने जस्ट बताया सर क्या हो जाएगी 1 हमारा सही हो जाएगा। यदि एमपीएस आपसे पूछा गया मेरे भाई, एमपीएस का मान अगर 0.2 है तो गुणांक का मान आपसे पूछा गया है, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एक फॉर्मूला नहीं 2 फॉर्मूला बताया था मेरे दोस्त, थोड़ा सा लिख लीजिए। 2 फॉर्मूला बनाया था सर, K = 1/1 माइनस एमपीसी एक बताया था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बताया था सर कि K = 1/MPS, क्या होती है MPS, यस ये नो। तो मेरे दोस्तों याद रखना है, तो K = क्या होता है मेरे शेर सन्नियों, K = आपसे 1/MPS का वैल्यू दिया है 0.2, तो लिखेंगे 0.2, पॉइंट काटेंगे तो 0, काटेंगे तो 2 × 5 = 10, यानी K = कितना आ गया सर हमारा 5, यानी ऑप्शन नंबर हम क्या बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। क्या हो गया मेरे भाई 36 का हमारा क्या हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सरकार के भूमि या पूंजीगत आय स्रोत है, सरकार के पूंजीगत आय स्रोत क्या है मेरे भाई, 37 में हमारा याद रखिएगा टैक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी टैक्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे फिर से वित्तीय वर्ष के बारे में पूछा गया, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है हमारा, याद रखना है क्या होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला है सर कि व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र क्या है। व्यापार संतुलन यानी हमारा जो बैलेंस होती है ना मेरे भाई, उसको जो हमारा सूत्र होती है वो आपसे पूछा गया, तो निर्यात माइनस आयात, कितना रुपये का इनकम हुआ और कितना रुपया का खर्चा हुआ, इसका जब हम माइनस करते हैं
तो इसी को हम लोग कहा जाता है व्यापार संतुलन। उसी समय पता चलता है प्रॉफिट। एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता है? दुनिया में कोई भी व्यापार है उसका संतुलन के जो चालू खाता होती है ना, एक शामिल नहीं होता है मेरे दोस्तों। क्या? तो विदेशी ऋण। विदेशी ऋण को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। अगला ऐसा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये पेपर में छप चुकी है। हाँ, ये पेपर में 1 मार्क्स का भी आ सकता है या तो 2 मार्क्स का भी आ सकता है। तो बताएंगे सर किन्स ने। क्या मेरे भाई? किन्स का भी नाम याद रखना है, J.M. किन्स। ठीक है, चलिए अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय का विधि नहीं है? तो आय विधि है। बताइए मेरे भाई, हम लोग सब 42 में पढ़ चुके हैं कि सर आय विधि है, उत्पादन विधि भी है, व्यय विधि भी है, पर हम लोग नहीं पढ़े प्रतिशत विधि। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका क्षेत्र हो जाएगी। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है? आपसे पूछा गया जो हमारा पैसा है, आपके पास भी पैसा होगा, पैसा के हाथ का धूल है, हाथ का मैल है, हम लोग बोलते हैं पैसा आज मेरे पास है तो कल उनके पास है, तो पैसा का कार्य नहीं है। क्या है भाई? कीमत स्थिरता। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? भारत में मुद्रा का जो निर्गमन कार्य होती है उसको निर्गमन कार्य कौन करता है? हु डज द वर्क ऑफ करेंसी इशुएंस इन इंडियन? तो बताएंगे सर वो करता है बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, राजकोषीय नीति के अंग होती है। राजकोषीय नीति क्या है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर टैक्स नीति। मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे फ्री में मैराथन क्लास चाहिए तो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देकर रखा है, उस लिंक के माध्यम से आप जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। और 17 तारीख को मेरे दोस्तों आप लोग आना ना भूले, शाम को याद रखना है, शाम को आप लोग आना ना भूले मेरे दोस्तों, याद रखना है, भूले ना। 17 तारीख को धाकड़ सा लेकर आ रहा हूं आप लोग का मैराथन क्लास, जहां पे 30 में 30 की गारंटी देता हूं। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।